अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग ने सोनीपत में की ओपीडी सेवा शुरू। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग ने सोनीपत में शुरू की कार्डियक और वैस्कुलर सर्जरी की ओपीडी। सोनीपत में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग ने सोनीपत में कार्डियक सर्जरी और वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जरी की ओपीडी सेवा शुरू की है। ये ओपीडी सेवा सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल के साथ मिलकर शुरू की गई है। मरीजों को उनके शहर में ही हाई क्वालिटी का इलाज मुहैया कराने की हॉस्पिटल की प्रतिबद्धता का ये एक और नमूना है। डॉक्टर दिनेश चंद्रा और हर महीने के दूसरे शनिवार को, जबकि डॉक्टर अचिंत शर्मा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने कहा कि बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग से दूरी और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल पर कंट्रोल बहुत ही अहम लाइफस्टाइल के बदलाव हैं। दिल के जिन मरीजों को वॉल्व लीकिंग रिपेयर करानी होती है, उनके लिए लेटेस्ट तकनीक कैथेटर आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक नॉन सर्जिकल विकल्प है। इससे वॉल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कॉम्प्लिकेशंस की अनदेखी करने से दिल का साइज बड़ा होने का खतरा रहता है, सांस की समस्या हो सकती है और आखिरकार हार्ट फेल होने का खतरा बना रहता है। ये ओपीडी शुरू होने से सोनीपत के लोगों को अब प्राथमिक परामर्श और फॉलोअप के लिए किसी अन्य शहर की तरफ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। कार्डियक सर्जरी में काफी बदलाव आए हैं। अब मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया से सर्जरी की जा रही है, जिससे अस्पताल में कम वक्त रुकना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद मरीज दर्द मुक्त रहता है। नेसेंट स्टेज में है, बट अगले मे एक दो साल में बहुत कॉमन हो जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी का तो कॉस्ट का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। वैल्व रिप्लेसमेंट, हार्ट के होल की सर्जरी वो राइट साइड के छोटे इंसिजन से हो जाती है। उसमें ये ब्रेस्ट बोन काटने की जरूरत नहीं होती, बहुत अर्ली रिकवरी हो जाती है। प्लस फाइनेंशियल और मोर्टेलिटी, मतलब जीवन का रिस्क बनता है, तो वो बचाना हमारा काम है। चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, आज ही मेरे पास सुबह एक पेशेंट बोध गया से चल के आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का सुबह ऑपरेट किया 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वैस्कुलर सर्जरी में डायबिटिक फुट, वीनस वेरिकोज वेन जो कॉमन बीमारी है, ये भी वैस्कुलर सर्जरी के पार्ट है उनमें, तो हम वो काफ़ी ट्रीट करते हैं। इसमें आगे तो बिना कट लिए, बिना हाई रिस्क ऑपरेशंस को भी थोड़ा कम रिस्क में किया जाता है। वैस्कुलर सर्जन आर बेटर पर्सन्स टू डील विद इट। ये ओपन बेटर है या स्टेंट बेटर है, दैट डिसीजन ऑफ वैस्कुलर सर्जन कैन ओनली टेक। तो आप लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि बिकॉज इट्स अ न्यू ब्रांच, हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड ले जाता है, उसकी सर्जरीज कॉमनली जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में करते हैं, ये सर्जरीज है। बाकी कुछ थोड़ासिक लंग की सर्जरी में, मैं बच्चों के हार्ट की सर्जरी जो हार्ट में होल होते हैं, उसमें भी हम लोग करने के लिए मैक्स में हम लोग करते हैं और उसको रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। तो दो तीन चीज़ें समझने की है। एक तो बाईपास सर्जरी सबसे कॉमन सर्जरी है और एक ऐसी सर्जरी है जो लाइफ को लंबी करती है। अब कुछ चीज़ें आज के दिन में कन्फ्यूजन है, स्टेंट डलवाएं या बाईपास सर्जरी कराएं, इसके बारे में मैं बस बताना चाहता हूँ। जैसा डॉक्टर अनुराग ने भी बताया कि ये गोल्डन आवर होता है। अगर हार्ट अटैक का सिचुएशन है तो हमें उस आर्टरी जिसके कारण हार्ट अटैक आया उसको स्टेंट से खोलना ही खोलना है। इसमें हमें सोचना नहीं चाहिए, डॉक्टर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट है, जिनको हमें स्क्रीनिंग में पता चला टीएमटी पॉजिटिव आया या कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, फिर हमने एंजियोग्राफी की और उसके 2 से ज़्यादा नसें बंद हैं, तब जो स्टेंट का काम हो रहा है उसमें हमें एक्चुअली मेरा यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि मैं लोगों को ये सेकेंड ओपिनियन सही दे सकूँ कि जब भी 2 से ज़्यादा स्टेंट डल रहे हैं तो मतलब हमें एक सर्जन का ओपिनियन लेना चाहिए। अब सर्जरी की बात आती है तो लोग डर जाते हैं कि पूरा सीना खुलेगा। तो आजकल चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, आईसीयू केयर बहुत अच्छा हो गया है। मैक्स का आईसीयू में हम लोग नॉर्मली तीसरे से चौथे दिन बाईपास के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और 15वां दिन पेशेंट अगर सिटिंग जॉब है उसका तो अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। ये तो रही। और हम लोग मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी भी कर रहे हैं जो साइड से होती है या छोटे इंसिजन से साइड से होती है, तो उसका भी बहुत फ़ायदा है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो चीज़ों बीमारियों को समझना चाहिए और सही एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो उसकी सही ट्रीटमेंट होगी। तो डॉक्टर अनुराग और ट्यूलिप हॉस्पिटल की मदद से मैं यही चाहूँगा कि लोगों को सही ओपिनियन मिल जाए, बाकी तो डिसीजन और समय के हिसाब से सबको लेना चाहिए।
और आप लोग को कुछ बाईपास सर्जरी, हम लोग बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं। तो हार्ट जैसे 10 साल पहले होती थी, हार्ट को स्टॉप करके बाईपास होती थी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हार्ट बीट करती रहती है, उसी में सर्जरी करते हैं। और आर्टरीज लगाया जाती है, आर्टरी और वेन दोनों, जैसे पैर के नस लगते थे पहले, अब हम ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हम हार्ट की दोनों तरफ नसें होती हैं तो पैर में काटना भी नहीं पड़ता है, या पैर की नसें हम एंडोस्कोप से निकाल देते हैं तो पैर का इंसिजन भी बच जाता है। तो ये सब चीज़ें एडवांसेज हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले, सो दैट आप भी लोगों को बता सकें। तो उम्र की बात इसमें नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली जब नसों की कितनी ब्लॉकेज है और उनका बेसिक प्रोफाइल क्या है, अगर एक हमने एज लो एज 28 साल के लड़के का भी बाईपास सर्जरी किया, तीनों नस ब्लॉक है, पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट है और हार्ट के फंक्शंस कम है, तो बाईपास सर्जरी उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम एवरेज लाइफ देखते हैं तो 20 से 25 साल अगर आर्टरीज हम लोग लगा रहे हैं किसी की बाईपास सर्जरी में, तो सर्जरी के बाद अगर पेशेंट अपना शुगर को, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेगा तो 20 से 25 साल उसका लाइफ ऐड हो जाता है। तो जितने यंग पेशेंट हैं, डायबिटीज पेशेंट हैं और 2 से ज़्यादा नस ब्लॉक हैं, बाईपास सर्जरी लंबा चलता है। लोग का ये होता है कि अभी स्टेंट डला देते हैं, 2-3 साल में देख लेंगे। उसके कारण, स्टेंट के कारण जो नसें ऑलरेडी खराब हैं उसमें खराबी और जल्दी बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में हमें ये देखना चाहिए। तो उम्र ऐसा सीमा नहीं है। हम लोग ने 85 साल में भी बाईपास किया है। वो पेशेंट वॉकिंग हमारे पास आया, अपना काम खुद कर रहे थे, वो चाहते थे कि हमें ऐसा दो कि हम अगला 10 साल का सोच सकें। तो पेशेंट भाई पेशेंट होता है, लेकिन एज नहीं है। आप 50 साल में आया जिनका लंग एकदम ही खराब है COPD स्मोकिंग के कारण, जिसमें हम सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तब हम बोलते हैं कि चलो आप स्टेंट करा के अपना जो भी समय लंबा कर सकते हैं। तो उस तरह वो हम लोग एक तरह से हार्ट टीम का कंसेप्ट होता है, इसमें हम सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट और बाकी लोग सब मिल के बात करते हैं और फिर उसके हिसाब से सही एडवाइस मिलना चाहिए। बाकी तो अंत में पेशेंट का डिसीजन होता है। सिर्फ आगे जोड़ेंगे, हड्डी वाला अपनी मसल वाला अपनी मसल जोड़ेगा, नस वाला अपनी नस जोड़ेगा। अगर ये हाथ कटा है तो डॉक्टर ने तो आर्टरी जोड़ दी, आर्टरी जोड़ दी। अब इसमें मसल में कितना डैमेज है, हड्डी चकनाचूर होगी नहीं चूर होगी। हाथ की बेसिकली हम जो कंफ्यूजन रखते हैं वो नसें 3 तरह की होती हैं, एक आर्टरी, एक वेन्स, एक नर्व्स। आर्टरी वेन्स, आर्टरी काम है खून लेके आना, वेन काम है वापस खून लेके जाना, ठीक है। और सेंसेशन और मसल को चलाना वो नर्व का काम है, वो अलग, उसको भी नस ही कहते हैं और वो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन डील करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने तो अपनी आर्टरी जोड़ देने, इंपॉर्टेंट भी सबसे ज़्यादा आर्टरी है। अगर आर्टरी नहीं जुड़ी तो खून का दौरा नहीं पड़ेगा, खून का दौरा नहीं पड़ेगा तो ये मसल सूख जाएगी। इंपॉर्टेंट भी आर्टरी है, पर एक खर्चा इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि और भी बड़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जब ट्रॉमा होता है तो पूरी टीम लगती है। हड्डी वाला डॉक्टर अपनी हड्डी ठीक करेगा, मसल वाला डॉक्टर मसल ठीक करेगा, प्लास्टिक अपना फ्लैप लगाएगा और बाकी फिर उसकी नस को जोड़ेगा बड़े। तो सबके अलग अलग खर्चे इस हिसाब से बनते हैं। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।